वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल जेके सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है अजहर अली शाह और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का दूसरा पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो चलिए देखिएगा पहली स्लाइड। अब इसमें देखिएगा फर्स्ट फैक्ट, Jammu and Kashmir has only 30% area under cultivation. It means out of 100% total area available in Jammu and Kashmir, only 30% area is available for cultivation. And the other remaining area, 10% available for forest cover and around 60% area of Jammu and Kashmir is covered by mountains and hills। तो ये 60% के लगभग एरिया जो है ना, ये पहाड़ों से घिरा हुआ है, चट्टानों से घिरा हुआ है। और ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करें, ये तो मैंने बताया कि जम्मू एंड कश्मीर का 30% एरिया अंडर कल्टीवेशन है, तो इंडिया में ऑल ओवर कितना है? 45%। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपको ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से। दूसरे फैक्ट पे आते हैं जल्दी से, वहां देखते हैं हम कि सपोर्ट अबाउट 73% पॉपुलेशन। जो एग्रीकल्चर है जम्मू एंड कश्मीर का, वो 73% पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है। और रूरल एरिया में अगर हम बात करें तो रूरल एरिया की 95% पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है। और एम्प्लॉयमेंट कितना प्रोवाइड करता है, ये हमने पहली स्लाइड में आपको बता भी दिया था, मतलब पिछले लेक्चर में, तो वो था 73% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। देखिएगा नेक्स्ट फैक्ट, स्टेट जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है? 60 to 17%। फिर जम्मू एंड कश्मीर में टेम्परेट क्रॉप एंड ट्रॉपिकल क्रॉप दोनों ही उगाई जा सकती हैं, क्योंकि कश्मीर का जो एरिया है और जो नार्दर्न एरिया ऑफ जम्मू रीजन है, इवन वहाँ पे टेम्परेट क्रॉप उगाई जाती हैं। और जो ट्रॉपिकल रीजन है, जैसे वो ये जम्मू एंड कश्मीर का ये जो साउथ वाला ये वाला रीजन है, इधर जो है वो ट्रॉपिकल क्रॉप्स होती हैं, जैसे राजौरी का सदर्न रीजन हो गया, उसके बाद जम्मू हो गया, कठुआ हो गया, ये इन जगहों पे सांबा वगैरह में जो ट्रॉपिकल क्रॉप उगाई जाती हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एवरेज होल्डिंग कितनी है? ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको इसको भी मेमोराइज करना है। तो एवरेज होल्डिंग इन जम्मू एंड कश्मीर है 0.83 हेक्टेयर्स। इसका मतलब क्या है कि अगर हम टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन ले लें तो फिर हम देखें कि जो 30% ये अवेलेबल एरिया है, इसको डिवाइड करके हमें पता चलेगा कि 0.83 हेक्टेयर्स। इसका मतलब 1 फार्मर अवेलेबल लैंड कितनी है? अगर एक फार्मर को हम 30% लैंड के कंपैरिजन में खड़ा कर दें तो हर एक जो किसान है उसको 0.83% लैंड अवेलेबल होगी कल्टीवेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं हम, दैट इज रैंक। रैंक क्या है इसका? शीप पॉपुलेशन में, शीप की टोटल पॉपुलेशन में जम्मू एंड कश्मीर का रैंक है 6th। ये भी याद रखिएगा, अच्छा सा ये बन सकता है क्वेश्चन। फिर है हमारा, देखिएगा ऑपरेशन ग्रीन क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए, पूछ सकता है भाई जेके एसएसबी का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी पूछते हैं। ऑपरेशन ग्रीन है प्राइस स्टेबलाइजेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ये एक सेंटर की चलाई हुई स्कीम है, जिसका मेन मकसद ये है कि प्राइस को स्टेबलाइज करें फ्रूट्स और वेजिटेबल के, ताकि उनके प्राइस बढ़ने ना पाए जम्मू एंड कश्मीर में। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं पर्पल रेवोल्यूशन। ये किसके साथ एसोसिएटेड है? तो ये लिवेंडर। ये जो है ना, ये लिवेंडर कहाँ पे होता है? ये डोडा में होता है। ये नेक्स्ट स्लाइड में हमने अच्छे से डिस्कस करा है, आगे वाली स्लाइड में करेंगे हम इसको डिस्कस। फिर आता है हमारा कुट एक्ट। कुट एक्ट की अगर हम बात करें तो ये रिस्ट्रिक्ट करता है कल्टीवेशन ऑफ वाइल्ड प्लांट्स हैविंग मेडिसिनल वैल्यू। जितने भी जो हर्ब्स वगैरह हैं और ऐसे प्लांट हैं जो मेडिकल फील्ड में अच्छी इंपॉर्टेंस रखते हैं, उसको हम कल्टीवेट क्यों नहीं कर सकते? इस एक्ट के द्वारा कुट एक्ट जो है वो रोकता है। अगर ये एक्ट ना आता तो जम्मू एंड कश्मीर के जो जितना भी ये एग्रीकल्चरल एरिया है ना, तो पॉसिबिलिटी थी कि कश्मीर में बहुत सारे लोग इन जो जितनी भी मेडिकल पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट हर्ब्स वगैरह हैं उसको उगाते। तो जो एग्रीकल्चर लैंड है ना, वो डाइवर्ट कर दी जाती अदर पर्पसेस के लिए, क्योंकि इसको बेनिफिट के लिए करते से बहुत सारा इनकम जनरेट होती, तो इसके लिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, ये है कन्वर्जन एक्ट। इसमें यह था कि इरीगेटेड लैंड जितनी भी है ना
जम्मू एंड कश्मीर में, उसको आप ऑर्चिड्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी वहाँ पर आप बागबानी नहीं कर सकते। पता चले कश्मीर में अभी भी 60%, अराउंड 60% एरिया जो है ना वो अंडर एप्पल कल्टीवेशन है। और अगर जितने भी उनके वो धान के खेत वगैरह हैं, अगर मतलब राइस कल्टीवेशन जहाँ पे होती है जिन फील्ड्स में, तो उनको भी ये गार्डन में कन्वर्ट ना कर दें, इसलिए इस एक्ट को लाया था कि रिस्ट्रिक्टेड इरीगेटेड लैंड टू बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्चर्ड्स। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, बडगाम को मिनी कश्मीर बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्यों बोलते हैं मिनी कश्मीर? क्योंकि यहाँ पर वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्ट। सर वाल्टर लॉरेंस ने कश्मीर को क्या बोला था? एज अ कंट्री ऑफ फ्रूट्स एंड सेफ्रॉन। ये भी आप अच्छा फैक्ट है, आप याद रख लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जी हाँ, ये नेक्स्ट देखिएगा अदर फैक्ट्स में क्या है? अब वही आ गया जो हमने पीछे डिस्कस किया था ये लेवेंडर कल्टीवेशन के रिगार्डिंग। पर्पल रेवोल्यूशन एसोसिएटेड विद लेवेंडर कल्टीवेशन इन द एरिया ऑफ डोडा। ये डोडा डिस्ट्रिक्ट में कल्टीवेट किया जाता है अंडर अरोमा मिशन 2016। और ये इस लेवेंडर का पर्पस क्या है? ये फ्रेग्रेंस, जितनी भी फ्रेग्रेंस गिविंग प्रोडक्ट्स हैं ना, उसमें इसका यूज़ होता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इंटरनेशनल मार्केट में एज वेल एज नेशनल मार्केट में भी। फिर नेक्स्ट आप देखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर हैज़ 2% ऑफ द टोटल लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। भाई सीधा सा मतलब है कि अगर 100 जानवर हैं ना हमारे पूरे देश में, तो उसमें से 2 जानवर जो हैं वो जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। फिर J&K प्रोड्यूस बेस्ट क्वालिटी ऑफ सेफ्रॉन, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया। 2 चीज़ें याद रखिएगा, एक तो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो बेस्ट क्वालिटी ऑफ सेफ्रॉन प्रोड्यूस करता है इन द वर्ल्ड, ये याद रखिएगा, ये है इन द वर्ल्ड। और नेक्स्ट, इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा बताइएगा वर्ल्ड में कौन है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर? तो वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ईरान। मेरे अकॉर्डिंग तो ईरान है, फिर भी आप देख लीजिएगा। J&K प्रोड्यूस 1 क्रॉप इन अ ईयर कॉल्ड, एक फसली। अब जम्मू एंड कश्मीर में जो क्रॉप प्रोड्यूस की जाती है ना, वो 1 क्रॉप इन अ ईयर। वैसे कुछ एरिया में ऐसे भी हैं जहां पर 2 टाइम इन अ ईयर भी क्रॉप उगाई जाती है, लेकिन माना जाता है, ऐसे ही एक टैग दिया जाता है कि मतलब मेजॉरिटी ऑफ एरिया में एक साल में एक ही टाइम में क्रॉप उगाई जाती है, इसलिए इसको एक फसली भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, राइस इज कॉल्ड स्टेपल फूड ऑफ कश्मीर, पता है भाई। फिर राइस बोल ऑफ कश्मीर, कश्मीर वैली को कहते हैं। फिर वीट क्या है? स्टेपल फूड ऑफ जम्मू रीजन या जम्मू प्लेन भी कहते हैं। फिर है मेज स्टेपल फूड ऑफ गुज्जर एंड बकरवाल एंड पहाड़ी पीपल इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजौरी एंड पुंछ। अच्छा, फिर है बार्ले स्टेपल फूड है लद्दाख में, टी इन कर्नाटका एंड बसंतर रीजन। ये टी कहाँ कौन से एरिया में होती है ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसी जो क्रॉप्स ज़्यादा फेमस नहीं होती उनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये कटरा और बसंतर, ये जो हिल्स हैं बसंतर ऑफ जम्मू, यहाँ पे भी पाई जाती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिएगा, हाँ, अब आ जाता है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर कितने टाइप के होते हैं ये भी आप एक क्विक नज़र इस पर डाल दीजिएगा। सब्सिस्टेंस फार्मिंग या टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर या फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है कि उतना ही कमाना जितना खुद कंज्यूम कर लेना, जिसमें फार्मर के पास ज़मीन भी कम होती है और उसी कम ज़मीन में वो इतना ही उगाता है जितना वो खुद को सस्टेन कर सके। और यहाँ पे जो होता है वो लाइव स्टॉक भी रखता है, उतने ही रखता है, मतलब खुद को सस्टेन करने के लिए, कमर्शियल पर्पज़ के लिए नहीं। फिर नेक्स्ट आता है एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। तो ऐसे होती है यूरोप और अमेरिका में, जहाँ पे हेलीकॉप्टर से वहाँ पे डाला जाते हैं पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड एग्रीकल्चरल फील्ड में। तो ये मोस्टली कमर्शियल पर्पज़ के लिए होता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया जाता है, मलेशिया में पाया जाता है, लडांग बोलते हैं मलेशिया में, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसको बोलते हैं झूम। झूम बराबर झूम, ये वो वाला झूम है, ये नॉर्थ ईस्ट एरिया में होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में होता क्या है कि इसमें बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया जो है ना उसको पहले क्लियर कर दिया जाता है, और उस फॉरेस्ट को क्लियर करने के बाद वहाँ पे तब तक खेती बाड़ी की जाती है जब तक उस साइल में जो है वो फर्टिलिटी रहती है। जैसे ही फर्टिलिटी एग्जॉस्ट होती है उसको छोड़ दिया जाता है और नेक्स्ट एरिया, एक नेक्स्ट पैच ऑफ फॉरेस्ट ढूंढा जाता है, उसको क्लियर करके वहाँ पे कल्टीवेशन की जाती है। जब वहाँ से भी फर्टिलिटी एग्जॉस्ट हो जाती है तो
तो नेक्स्ट जगह चले जाते हैं। तो इसी तरह करते करते इसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आता है रिंचिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है कि लाइव स्टॉक रेयरिंग की जाती है स्लॉटरिंग पर्पस के लिए, मीट स्किन के लिए, गोट्स वगैरह को, और मिल्क और वूल के लिए सबको इसमें मतलब जानवर पाले जाते हैं इन शॉर्ट यार, ये याद रखो। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं यस हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो मैं बराए मेहरबानी इस पर ज़रा थोड़ा सा गौर करेंगे। पहला फैक्ट क्या है, सब ट्रॉपिकल फ्रूट कौन कौन से हैं भाई, देखो गावा, मैंगो, ऑरेंज, लीची वगैरह ये सब ट्रॉपिकल हैं। फिर है कंट्रीब्यूशन कितनी है हॉर्टिकल्चर की, 7 to 8% इन द जीडीपी, जीडीपी में 7 से 8% कंट्रीब्यूट करता है। फिर नेक्स्ट 45% टू एग्रीकल्चर सेक्टर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर की जितनी भी आउटकम है ना, जितनी भी आउटपुट है ना, उसमें 45% किसकी होती है, इसकी हॉर्टिकल्चर की कंट्रीब्यूशन होती है। फिर लार्जेस्ट फ्रूट प्रोड्यूसिंग स्टेट लार्जेस्ट फ्रूट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट लिखना था भाई, यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिएगा। तो ये डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, वो है बारामूला। फिर है जैंड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वॉलनट एंड एप्पल्स। भाई जम्मू एंड कश्मीर जो है ना, इसके मुकाबले में हिंदुस्तान में कोई भी स्टेट नहीं है जहाँ पर वॉलनट और एप्पल इसके मुकाबले में प्रोड्यूस की जाए। इन शॉर्ट जम्मू एंड कश्मीर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वॉलनट्स एंड एप्पल्स। तो फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या है, नेक्स्ट है 80% लैंड इन कश्मीर इज अंडर एप्पल कल्टीवेशन। भाई देख लीजिएगा 80% लैंड एरिया ऑफ कश्मीर वैली इज अंडर कल्टीवेशन ऑफ एप्पल, मतलब बाकी कुछ सब कुछ छोड़ दिया है, कश्मीर वालों ने खाने हैं तो एप्पल ही खाने हैं, बस ये तो डिसाइड करके रखा है इन्होंने। अच्छा फिर एप्पल आल्सो इन सांबा। अब क्या ना, सांबा वालों ने सोचा भाई कश्मीरों ने बड़े मजे लूट लिए, अब हम क्या करेंगे, हम भी उगाएंगे। तो इन्होंने हारमन 99 टाइप की एक, ये इसका नाम है, इस टाइप की एक वैरायटी है जो ट्रॉपिकल वैरायटी है, उसको प्रोड्यूस करना शुरू कर दी है सांबा में, ये भी आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट फैक्ट है बडगाम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पियर इन जैंड के। पियर मतलब नाशपाती प्रोड्यूस करने में बडगाम बंदा माहिर है। बडगाम मतलब बड़ा गांव, ये तो आपको पता होगा। फिर है कागजी सुलेमानी बुर्जल वैरायटीज ऑफ वॉलनट, ये वॉलनट की वैरायटीज हैं भाई, इसको नजरसानी पक्का करना है। फिर है अमरी, फिरदौसी, सुनहरी, शरीन, शालीमारी वैरायटीज ऑफ एप्पल। ये जम्मू वाले अच्छे से याद करना, कश्मीरियों को तो पता ही होगा, वो तो उगाते हैं तो उनको पता ही होगा ऑब्वियसली। फिर है टुलिप गार्डन, लार्जेस्ट टुलिप गार्डन इन एशिया, सिराज बाग, ये भी आप याद रख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अब नेक्स्ट चलते हैं, जी हाँ, अब यहाँ पर देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप यहाँ पे कर दिया गया है। इसमें से क्वेश्चन कभी पूछ जाते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्रॉप्स हैं वो मेंशन की हुई हैं, आप अच्छे देख लीजिएगा। खरीफ क्रॉप जो है ना, इसको मानसून क्रॉप भी बोलते हैं, खरीफ सीजन को। क्यों? क्योंकि ये शुरू कब होता है, ये ऑनसेट ऑफ द मानसून के साथ साथ ही शुरू हो जाता है। जैसे जून में जो है ना, वो अगर आप अपने गाँव को देखें, या अगर गाँव वासी कोई होगा स्पेशली जम्मू रीजन से, तो जैसे ही गर्मियाँ पड़नी शुरू होती है ना, तो हम क्या शुरू कर देते हैं, मेज़ शुरू कर देते हैं उगाना, और साथ ही साथ में राइस शुरू कर देते हैं, है ना। तो कॉटन, ग्राउंड नट वगैरह, ऑलमोस्ट एक बात याद रखिएगा कि जितनी भी मेजर क्रॉप्स हैं ना, वीट को छोड़ के जितनी भी मेजर क्रॉप्स हैं, चाहे वो शुगर कैन हो, इसमें शुगर कैन नहीं लिखा हुआ, आप इसको भी ऐड कर दीजिएगा, शुगर कैन हो, फिर वो मेज़ हो, राइस हो, कॉटन हो, ग्राउंड नट हो, इवन जूट हो, तो ये सारे के सारे खरीफ क्रॉप्स हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा जायद क्रॉप। ये जायद क्रॉप पता क्या होती है, जायद क्या होती है, मतलब जायद का अगर इसका लफ्ज़ी आप मायना भी देखेंगे तो इसका मतलब होता है कि जो एक्स्ट्रा यानी खरीफ सीज़न और रबी सीज़न के बीच में जो छोटा सा गैप होता है ना, मतलब 1-2 महीने का, उस 1-2 महीने में कुछ लोग इतने जल्दबाज होते हैं ना, वो कहते हैं कि नहीं हम लैंड को फ्री नहीं छोड़ सकते, तो कुछ ना कुछ कल्टीवेट कर देते हैं, और ऐसी क्रॉप कल्टीवेट करते हैं जिनको बहुत कम टाइम लगता है मैच्योर होने में। जैसे वाटरमेलन हो गया, कुकम्बर हो गया, मतलब खीरा, मूली, गाजर, ये मतलब रेडिश वगैरह, ये सारी चीज़ें वो उगा देते हैं, है ना। ये आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आता है रबी क्रॉप, इसको विंटर क्रॉप कहते हैं, क्योंकि इसका जो ग्रोइंग सीजन है वो शुरू हो जाता है नवंबर इन द मंथ ऑफ नवंबर, और हार्वेस्टिंग सीजन शुरू हो जाता है अप्रैल में। इधर भी याद रखिएगा आप, दूसरी तरफ भी इधर जून में शुरू होता है और अक्टूबर में उसका एंड होता है। अब इसमें कौन सी आती हैं, बहुत सारी जो हैं वो पल्सेस आ जाती हैं। अब याद रखिएगा पल्सेस जो है ना, ये विंटर क्रॉप भी है, और पल्सेस जो हैं ये समर क्रॉप भी है, ये दोनों ही आती हैं। वीट
देखिए आगे बारले आ गया, फिर उसके बाद क्या है ग्राम, ये चना वगैरह आ गया, ये थोड़ा तो उसके बाद पी वगैरह है ना, मटर वगैरह, ये सारा ये आप यहाँ पे देख लीजिएगा ग्राम, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ जी, यहाँ पे देखिएगा आप टाइप्स ऑफ, ओहो ये क्या हो गया, हाँ अब ये है कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग, भाई कितने टाइप से हम एग्रीकल्चर लैंड में मतलब कल्टीवेशन करते हैं। अब देखिएगा मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग का सिंपल मतलब ये है कि भाई किसी के पास लैंड तो है, साथ में बोलता है मैं बैल गाय भैंस घोड़ा कुत्ता गधा मतलब सब कुछ मैं रखूंगा, लाइव स्टॉक इन शॉर्ट, इसको भी मैं पालूंगा, तो उसको बोलेंगे मिक्स्ड फार्मिंग, यानी उसने साथ में जानवर भी पाल लिए। फिर क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन होता है कि एक साल जैसे हमारे यहाँ पे होता है कि पहले हमने खरीफ सीजन में एक क्रॉप लगाई, फिर उसके बाद जायद में लगाई, फिर उसके बाद रबी में, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप हमने डिफरेंट सीजन इन अ 1 ईयर जो हमने लगाया ना, इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, ये आपको पता चल गया होगा। फिर आप नेक्स्ट आता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या होती है कि भाई जब आपके पास 2 या 3 क्रॉपें अगट्ठी आप लगा दें रो में, या 2 क्रॉपें ऐसे एक रोज में लगा दें, जब मान लो इधर आपने गाजर लगा दी, इधर मूली लगा दी, इधर आलू लगा दिए, ऐसे करके जो आपने ये फील्ड का सेटअप कर दिया ना इन 1 ग्रोइंग सीजन ओनली, ऐसा नहीं है रोटेशन में, 1 एक ही साथ। जैसे मान लो अभी आपने यहाँ पे गंदम लगाई और होता है ना, सॉरी हाँ मेज़ होती है, जैसे अब ये आ गया जून, इन द मंथ ऑफ जून आपने मेज़ लगाई, साथ ही साथ आपने मेज़ के साथ कुछ और भी लगा दिया, जैसे कुछ पल्सेस लगा दी साथ में, है ना, तो उसको बोलते हैं हम इंटरक्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग, जब बहुत सारी क्रॉपें एक साथ ही लगा दो एक ही फील्ड में, तो उसको बोलते हैं मल्टी क्रॉपिंग। तो कोई घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ जी, अब देखिएगा इसमें कुछ जो स्टेटस दिया गया, सैफरान को क्या दिया गया है, जी टैग दिया गया। ऑपरेशन ग्रीन क्या था, स्टेबलाइज प्राइस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये हमने पढ़ लिया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू करी थी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को बढ़ावा देने के लिए कि एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम यार एक क्रॉप तो कोई अच्छी प्रोड्यूस करो। फिर ज्वार बाजरा, ये जो कहाँ पे होते हैं मोस्टली, ये कठुआ और सांबा में होते हैं। फिर पल्सेस और गुड क्वालिटीज और लार्ज अमाउंट ऑफ पल्सेस कहाँ पे पाई जाती हैं जनाब, ये कश्मीर में होती हैं। फिर जो वीट है ये पूछा जा सकता है, देखो भाई जम्मू एंड कश्मीर भले ही अलग हो गया, लेकिन हमारी प्यारी यूनियन टेरिटरी अभी भी किसी ना किसी तरीके से करके ये जम्मू एंड कश्मीर से एसोसिएटेड है, तो क्वेश्चन पूछ जाते हैं भाई, टेक्स्ट बुक में तो मिलती है। फिर अब वीट खरीफ क्रॉप है लद्दाख में, और जम्मू में ये क्या है, कश्मीर में क्या है, ये है रबी क्रॉप, ये याद रखना भाई, धोखा दे सकती है JKSSB। फिर नेक्स्ट आप देखिएगा शुगर कैन। शुगर कैन कहाँ पे जाता है, अखनूर कठुआ रणबीर सिंहपुरा, इसलिए आपको पता है ना गन्ने का जूस कश्मीर में इतना ज़्यादा नहीं मिलता जितना जम्मू में मिलता है। जगह जगह रेडी लगाए हुए 5 रुपये का गन्ने का जूस पी जाओ, कई बार तो खुशी में फ्री भी दे देते हैं। फिर आता है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, 100% फंडेड बाय द सेंटर, एम 4% एनुअल ग्रोथ इन एग्रीकल्चर 2007 में ये स्कीम आई थी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। आँख कान और मतलब सब कुछ खुला रख के, मतलब जितना भी दिमाग से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये स्कीम आप ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 100% फंडेड बाय सेंटर। एक तो ये स्कीम 100% फंडेड बाय सेंटर है, दूसरा इसका एम क्या था, इसका कि 4% एनुअल ग्रोथ होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, और ये 2007 में स्कीम शुरू करी थी, हालांकि हुई नहीं वो अलग बात है, मतलब कहाँ होती है। फिर एग्रीकल्चर एग्रो क्लाइमेटिक जोन जम्मू कश्मीर में कितने हैं, तो याद रखिएगा ये 4 हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, देखते हैं वो कौन से 4 जोन हैं। अब यहाँ देखिएगा पहला कौन सा है, सब ट्रॉपिकल। अब ये सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल, ये ट्रॉपिकल कौन सा है, ये जम्मू वाला रीजन पूरे का पूरा। इंटरमीडिएट कौन सा भाई, रजौरी पुंछ वाले जिंदाबाद। टेम्परेट रीजन कौन सा भाई, कश्मीर वैली वाले जिंदाबाद। कोल्ड रीजन कौन सा भाई, लद्दाख वाले जिंदाबाद। हाँ, ये वाले रीजन जो हैं। अब ये इसमें जो टेम्परेट है ना, टेम्परेट बाकी वालों को तो कोई इतनी मान्यता है नहीं, क्योंकि जहाँ पे एप्पल वही इम्पोर्टेंट। तो टेम्परेट जोन इज कॉल्ड कल्टीवेटर्स पैराडाइज, भाई किसानों की जन्नत तो कश्मीर है भैया, जितने मर्जी छुपाकर सेब खाओ, कोई टेंशन नहीं। फिर सैफरान ग्रोज इन लेकस्ट्राइन साइल। ये लेकस्ट्राइन साइल क्या होती है, जो लेक में डिपॉजिट पड़ते रहते हैं ना, उससे जो साइल बन जाती है उसको सैफरान उधर ग्रो करता है। और लेकस्ट्राइन साइल की एग्जांपल क्या है, करेवाज साइल,
है ना, होती है ना पामपुर में करेवा साइल, उस पर ग्रो करता है सेफ्रॉन। तो उस करेवा की जगह एग्जामिनर लेकेस्ट्राइन साइल करके भी डाल सकता है। तो आपको ये फैक्ट मुझे पता है, करेवा तो सबको पता है, इसलिए मैंने लेकेस्ट्राइन डाल दिया, इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा भाइयों। फिर क्या, ऑयल सीड इज अ रबी क्रॉप, भाई ये याद रखना, जज्बाती होके नहीं लगा देना कि मतलब आप खरीफ क्रॉप लगा दो तो वो एकदम ऐसे करके काट दे। फिर है पामपुर फेमस फॉर सेफ्रॉन, भाई ये तो सबको पता है, हाँ कोई दिक्कत ही नहीं। अब कश्मीर वैली की हम एक और खुसूसियात पर ध्यान देते हैं। 60% फिश इन कश्मीर फ्रॉम वुलर लेक, भैया फ्रेश वाटर लेक है वुलर, तो यहाँ से जो हमें ना 60% डिमांड कश्मीर में जो फिशेस की है वो फुलफिल होती है। तो भाई ये था हमारा लेक्चर, यहाँ पर अब हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। मैंने बहुत जल्दी करी कि जल्दी आपको ये सारे फैक्ट मेमोराइज करवा दूँ। तो अगर आपको ये अच्छा लेक्चर लगा तो देखिए, बार बार देखिए और इसको शेयर कीजिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना तो भाई बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।